हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सामान्य ज्ञान की लूसेंट को कवर किया जा रहा है, जो कि आपकी अभी जो चल रहा है वह पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है। इसमें अभी तक पहले इसके एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न इंडिया की तो एक ही साथ एक वीडियो में कंप्लीट कराया गया, लेकिन आपका जो पॉलिटी का सेक्शन रहा है इसको आपके टॉपिक वाइज 45 मिनट के अंतराल में आपका एक लेक्चर लिया गया है, जिसमें आपके जितने टॉपिक कवर हुए उसके संदर्भ में कवर कराया गया। आज जो हमारा ये पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि इसके जितने भी पहले के टॉपिक थे वो ऑलरेडी कवर हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लूसेंट जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, जिसमें आप पॉलिटी के सेक्शन को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आप हिस्ट्री के सेक्शन को भी देख सकते हैं। अभी आपका यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं कि लूसेंट भी साथ में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन की बनने की पॉसिबिलिटी है वो और भी बढ़ जाती है। तो लूसेंट एक तरीके से आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन अब आईएएस में भी इस तरीके का पैटर्न इस बार आया हुआ है, तो उसमें भी आप फैक्चुअल चीज़ों को कवर करना है, तो आपका लूसेंट पढ़ना और भी ज़रूरी हो जाता है। तो आपको लूसेंट का एक वन टाइम रिवीजन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, कि आप अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 1 से 2 बार अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं तो आपकी जो भी चीज़ें, क्योंकि आपने अगर एनसीईआरटी से किताबों से मतलब एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा किसी टॉपिक को, तो वो आपको एक समझ विकसित करा गया, लेकिन इसके अंतर्गत आपकी जो फैक्चुअल डेटा है वो कवर हो जाता है। तो आप उसको भी पढ़ें, इसको भी पढ़ें, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। इसमें जो जम्मू कश्मीर था वहाँ तक इस टॉपिक को कवर कर दिया गया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वह आता है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह के संदर्भ में सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले आता है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सहस्तंभ से के शीर्ष भाग की अनुकृति है। तो ये किसकी अनुकृति है? जो सारनाथ में आपका अशोक स्तंभ है उसके शीर्ष भाग की अनुकृति है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और यह प्रतीक के नीचे मुंडोपनिषद लिखा हुआ है, वह सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। यह शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं, जिसमें नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों द्वारा व अधिकारियों द्वारा, और जो हरा राष्ट्रीय प्रतीक होता है वह लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें अलग अलग तरीके से राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग करते हैं। किस किस के संदर्भ में? एक तो पहले मतलब राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड आपका, अगर आपको जैसे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, आपको 3-4 शब्दों में लिखना है, तो राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड आया तो आपके पास ये 3-4 लाइन का एक पैरा बन जाएगा। और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको कब अपनाया गया या कहाँ से लिया गया है, और इसे ये जो आपका मुंडोपनिषद में लिखा है जो सत्यमेव जयते है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये शासकीय कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है, वो भी अलग अलग रंग से। जैसे कि आपका नीला जो है भाई भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल जो है राज्यसभा के सदस्यों अधिकारियों द्वारा, और हरा जो है वह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इनके संदर्भ में आता है। अब आता है दूसरा, इनके संदर्भ में देखा जाए तो भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुसूचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। राष्ट्रीय ध्वज जो है वह 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर और सफ़ेद बीच में होता है, और गहरा हरा नीचे की ओर होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, और सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया, जिसमें ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई 3:2 के अनुपात होती है। भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, और राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का, और हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को निजी संस्थानों आदि को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। 14 जनवरी 2004 ईस्वी को महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज आ के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार होता है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है, और पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज कब झुकाया जाता है? जब
शोक के समय झुकाया जाता है, जिसमें अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर इसे 12 दिन तक झुका दिया जाता है, और जो आप पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन पर इसे 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत को झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता की। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में हुआ था। राष्ट्रगान के बारे में, जिसे नेशनल एंथम कहा जाता है, इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था। इसका समय जो होता है वह 52 सेकंड होता है, और इसकी संक्षिप्त अवधि जो होती है 20 सेकंड की होती है। इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ, इस जो संक्षिप्त अवधि में इन प्रथम और अंतिम पंक्तियों को गाया जाता है। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस को कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त ने गाया हुआ था, और इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था, और 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया, और राष्ट्रपात के वर्तमान संगीतमय धुन को बजाने के श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को दिया जाता है। राष्ट्रगीत के बारे में कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, और इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी में गाया गया था, और इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड का है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब आता है कि भारतीय संसद के अधिवेशन का जो प्रारंभ है वह जनगण मन और समापन वंदे मातरम में गायन होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है, और यह सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को इसे प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प के बारे में कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, जिसे पावो क्रिस्टेसस कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु, भारत के राष्ट्रीय पशु में बाघ है, जिसे पैंथरा टाइग्रिस लिनायस कहा जाता है। राष्ट्रीय फल आम, जिसे वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसे फाइकस बेंथालेंसिस या भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय नदी, जिसे 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में, जो कि गंगा डॉल्फिन प्लाटनिस्टा गैंगेटिक को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु, जिसमें हाथी, जिसे एलिफास इंडिका और भारत का विरासत पशु रहा है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है संसद की वित्तीय समितियों के बारे में, जिसमें वित्तीय समिति में आती है सबसे पहले प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो देखा जाए तो इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति में सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संख्यणीय मत के माध्यम से किया जाता है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, और प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। तो प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति होती है जिसमें सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को नहीं शामिल किया जाता है। इसमें ज़्यादातर आपके कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए आपसे प्राक्कलन समिति से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी पूछी जाती है कि यह किससे रिलेटेड समिति होती है, इसका कार्यकाल क्या होता है, इनके अध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से होता है। तो प्रत्येक समितियों के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। समिति का अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है, तो फिर वही समिति अध्यक्ष भी चुना जाता है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए और संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएं आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। और प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। प्राक्कलन समिति यहाँ पर फिनिश होती। अब आती है हमारी दूसरी समिति, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के बारे में बात की जाए तो इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपके 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, और इनको दोनों को 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिपक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संख्यणीय
मत की सहायता से चयन किया जाता है और इस समिति का अध्यक्ष मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय एक समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करते हैं। और 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मशानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को 100 सदस्य माना जाता है और उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब आता है लोक लेखा समिति के मुख्य कार्य के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आता है कि यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है। दूसरा आता है कि यह भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना है। तीसरा आता है किसी संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि की अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो और उस समिति में उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा हो। और चौथा आता है कि समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामले के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी से किसी प्रमाण को खोज सकती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है जिससे जो अनियमितताएं और उनमें ध्यान में आई हो उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट समिति आती है सरकारी उपक्रमों की समिति। कृष्ण मेनन की समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा में सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता और प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है और इस समिति के निम्न कार्य होते हैं जिसमें सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना और ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। 4th नंबर पे आती है कुछ अन्य मुख्य समितियां जैसे कि कार्यमंत्रण समिति जो कि लोकसभा की कार्यमंत्रण समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं जिसमें लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है और राज्यसभा की कार्यमंत्रण समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। गैर सरकारी सदस्यों के लिए विधेयक और संकल्प संबंधी समिति में किसका गठन लोकसभा में किया जाता है और इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है इस समिति का अध्यक्ष होता है। नियम समिति जो कि लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा की नियमित समिति में सभापति और सभापति सहित कुल 14 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों का पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। अब आता है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण संबंधी समिति जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। इसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति जिसमें 9 सदस्य होते हैं जिसमें लोकसभा तथा लोकसभा द्वारा मनोनीत 6 सदस्य आते हैं और जो लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य होते हैं जो कि इस समिति का प्रत्येक वर्ष इसमें गठन किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है कि लॉर्ड रिपन को 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है और रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना होता है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था और 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया हुआ था। पंचायती राज से रिलेटेड गठित समितियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता समिति जिसे 1957 में लागू किया गया। अशोक मेहता समिति 1977 में, PVK राय समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, 64वां संविधान संशोधन 1989 में और 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी यानी कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत होती। और यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर से इस बचे हुई अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है तो इस सिचुएशन में आता है। और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक होता है।
अब आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में 243 का से ऋणा तक कुल 16 अनुच्छेद और अनुसूची 11 का प्रावधान है। 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू है। अब आता है कि 73वें संविधान संशोधन की मुख्य बातों के बारे में, जिसमें पहली आती है कि इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया हो। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे और राज्य की संचित निधि से इन संस्थानों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। अब आता है हमारा 74वां संविधान संशोधन, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का 243 में ता से या छा तक तथा 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं में 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 74वें संविधान संशोधन की मुख्य बातों में बात की जाए तो इसमें पहला आता है कि नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित है। दूसरा आता है कि नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और तीसरा आता है कि नगरीय संस्थानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और विघटन की स्थिति 6 माह के अंदर चुनाव कराना होता है। अब आता है नगर पालिकाओं के प्रकार के बारे में, जिसमें आती है एक नगर पंचायत, जिसमें ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। दूसरा आता है नगर परिषद, जो कि छोटे नगर क्षेत्र के लिए हो। तीसरा आता है नगर निगम, जो कि बड़े नगर क्षेत्र के लिए होता है। नगर निगम की स्थापना मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी को की गई और 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी हुई थी। अब यहाँ पर इसके जो मेजर टॉपिक थे वो फिनिश होते हैं। अब आती है महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे शून्यकाल के बारे में कि शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है और यह 12 बजे प्रारंभ होता है और ठीक 1 बजे इसका तक चलता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं और इस काल में अर्थात 12 से 1 बजे के समय में शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है। इस काल के दौरान सदस्य आले विलंबीय महत्व के मामले को उठाते और उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं और वर्तमान में शून्यकाल का जो समय है वह 1 बजे से 2 बजे के बीच का होता है, यानी कि प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल जिस तरीके से लगेगा उसके बाद आपका शून्यकाल आएगा। अब आता है सदन के स्थगन के बारे में कि सदन का स्थगन क्या होता है। सदन के स्थगन द्वारा सदन में काम काज का निर्दिष्ट समय के साथ स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है, जबकि सत्रावसान द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। अब आता है विघटन के बारे में। विघटन जो है सिर्फ लोकसभा का होता है, इससे लोकसभा का अंत हो जाता है। अनुपूरक प्रश्न के अंतर्गत इसमें किसी सदन के सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय और जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है कि स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है। तारांकित प्रश्न के बारे में, जिस प्रश्नों का उत्तर तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं और तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इस पर तारा लगाकर अन्य प्रश्नों में इसका भेद किया जाता है। आतारांकित प्रश्न, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे आतारांकित प्रश्न कहते हैं और आतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता, इसके प्रश्नों को अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब आता है स्थगन प्रस्ताव के बारे में। स्थगन प्रस्ताव जो है पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबीय लोक महत्व के मामले में सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबीय लोक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन को विनियमित कार्य रोक देता है और इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब आता है अल्प सूचना के प्रश्न, जो कि प्रश्न अविलंबीय लोक महत्व का है तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि का कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, उसे अल्प सूचना के प्रश्न कहा जाता है। संचित निधि के बारे में, वह विधि जिसमें कंसोलिडेटेड फंड भी कहा
जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान किया गया। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है और राज्यों को करों एवं शुल्कों में उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है वह निधि में डाल दिया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन एवं भत्ते इसी निधि में भारित होते हैं। अब आती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो है वह संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि का स्थापना करती है और यह जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है और संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता और विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि में धन निकाल सकती है। इसके अंतर्गत आता है आधे घंटे की चर्चा के बारे में कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया जाता है उन प्रश्नों को उत्पन्न होने वाले मामले में चर्चा लोकसभा के सप्ताह में 3 दिन यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जाती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे सामान्यतः 5 से 6 साढ़े 5 के बीच में की जाती है और ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए तथा विषय हाल के किसी तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना का प्रश्न हो या जिसके उत्तर में किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन के पूर्व दी जानी चाहिए होती है। अब आता है अल्पकालीन चर्चाओं में कि भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 के बाद हुई थी। इसमें लोक महत्व के प्रश्नों को सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है और ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन में महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है और इस सूचना को कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक होता है। अब आता है विनियोग विधेयक के बारे में, जिसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन या सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत की संचित निधि से कोई धन विधेयक में अधीन निकाला जा सकता होता है। अब आता है लेखानुदान के बारे में कि जैसा कि विदित होता है कि विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी रुपयों की आवश्यकता होती है तो अनुच्छेद 116 के क्लॉज का के अंतर्गत लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती हैं, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं होता है। अब आता है वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल के बारे में कि संविधान के अनुच्छेद 112 के वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है। जिन वित्तीय प्रावधानों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसे प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। धन विधेयक के बारे में धन विधेयक संसद में राजस्व एकत्र करने तथा अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के क्लॉज 1 के उपखंड का से 6 तक में उल्लेखित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं और धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अब आता है अनुपूरक अनुदान के बारे में कि इस विधेयक द्वारा किए गए किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने वाले प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है तो वर्ष के बजट में उल्लेखित ना की गई हो तो कि नई सेवा के खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश कराएगा और अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। अब आता है बजट सत्र, जो कि फरवरी से दूसरे और तीसरे सप्ताह के सोमवार को आरंभ होता है। इसे बजट सत्र इसलिए कहा जाता है कि इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत या विचारित या पारित किया जाता है। अब आते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व में अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक कि उसे निम्न सदन यानी कि लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो और लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद को तुरंत पद त्याग करना होता है। कटौती प्रस्ताव के बारे में कटौती प्रस्ताव जो है सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायः ₹1 कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दे को स्पष्ट उल्लेख किया जाए। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अविश्वास प्रस्ताव जो है वह सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है और प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक होता है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के दिन 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक होता है और चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है।
करता है। मूल प्रस्ताव के बारे में कि मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उसे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव में मूल प्रस्ताव होते हैं जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, दूसरा आता है अविश्वास प्रस्ताव जिसमें इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त करता है और यदि यह प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए हटाने का प्रस्ताव होता है। विशेष अधिकार प्रस्ताव, जो कि यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है और जब उसे ऐसा यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा और ये तथ्य प्रस्तुत करके सदन में विशेष अधिकार का उल्लंघन किया हुआ है। अब आता है स्थापनापन्न प्रस्ताव, जो कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं, उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। अनुषंगी प्रस्ताव, जो कि इस प्रस्ताव में विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव, जो कि किसी अन्य विषय पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है और कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करता है। संशोधन प्रस्ताव, जिसमें प्रस्ताव मूल प्रस्ताव से संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। अनियमित दिन वाले प्रस्ताव, जिसमें जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता है, उसे अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। अध्यादेश के बारे में, अध्यादेश जो है वह राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधानमंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाती है और यदि संसद या विधानमंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। निंदा प्रस्ताव के बारे में, निंदा प्रस्ताव जो है वह मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद या रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है और निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में, जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में कार्य मंत्रणा समिति पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरंभ होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थन बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है और अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है, उसे स्वीकृत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव के बारे में कि बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस विश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है और विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दिशा में सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। बैक बेंचर के बारे में, जो कि सदन में आगे के स्थान प्राय मंत्री, संसदीय सचिवों, विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं और गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है और पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बैक बेंचर कहा जाता है। गुलेटिन के बारे में, गुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया होती है जिसमें मांगों को नियत तिथि तक निम्ना निपटाई गई हो तो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। काकस, जो किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों के बीच काकस कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों के पूरा दल संचालित होता है। त्रिशंकु संसद के बारे में, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में वही रहा कि आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। त्रिशंकु संसद की स्थिति दल बदल जैसी कुप्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है और देश में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा की यही स्थिति रही है। नियम 193 के बारे में कि इस अधिनियम में सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबीय विषय में तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग करते हैं और यह नियम 1953 में बनाया गया था। इसमें सदन की नियमावली में अविलंबीय चर्चा के स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन सदस्यों के पास न था, इसलिए यह नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबीय विषय या अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं और यह चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती है। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता और केवल सभी पक्ष के सदस्यों को संबंध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। न्यायिक पुनरावलोकन के मामले में कि भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन के अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा किए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल हैं तो वह निरस्त घोषित कर सकता है। गणापूर्ति के बारे में, गणापूर्ति के संदर्भ में देखा जाए तो सदन में किसी बैठक के लिए गणापूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। बैठक शुरू होने के पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है और अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणापूर्ति हो जाती है।
प्रश्नकाल के बारे में कि दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं और इसमें प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन प्रत्यालोचन का समय मिलता है और इसके 2 लाभ हैं। इसमें पहला तो एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों और अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है और दूसरा इस दौरान सरकार अपनी नीतियों कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है दबाव समूह के बारे में या प्रेशर ग्रुप के बारे में, जो कि व्यक्तियों के ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके हित समान होते हैं, जिन्हें दबाव समूह कहा जाता है। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पंगु सत्र के बारे में, जिसे लैम डक सेशन कहा जाता है। यह सेशन जो है वह विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति और दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच का संपन्न होने का सत्र को पंगु सत्र कहलाता है और यह व्यवस्था केवल अमेरिका में है। सचेतक या व्हिप जारी करने के संदर्भ में कि राजनीतिक दल जो है वह अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति के प्रत्येक सदस्य दल द्वारा की जाती है और किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है और सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्य के विरुद्ध दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। तो इस तरीके से ये प्रमुख शब्दावलियाँ रही हैं जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ तो शब्दावलियाँ ऐसी हैं जो अभी हाल में आपका लोकसभा का चुनाव है तो उनका डायरेक्ट ही यूज देखने को मिला हुआ है और करंट का ये मुद्दे भी रहे, तो इनसे रिलेटेड आपको इनमें ध्यान देना है। अब इस संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में दिया गया है। इस तरीके के प्रमुख अनुच्छेद हैं कि कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद आते हैं, इनको हमने अभी पूरे आर्टिकल के तहत इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तो हमने अभी आपका सिर्फ ये ही कवर किया हुआ है, क्योंकि अभी आपका हिस्ट्री और पॉलिटी ही कवर हुआ है। अब आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको इसी तरीके से कवर किया जाएगा। इसको एक साथ भी कवर कर सकते हैं, लेकिन एक साथ इस कारण से कवर नहीं करें कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें और लेकिन डेली पढ़ें। डेली पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद भी होंगी और समझ में भी आएंगी। तो आपका 30 से 40 मतलब कि 40 से 45 मिनट का प्रत्येक वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहेगा और कम ही रहेगा। जैसे आज का तो आपका 30-32 मिनट का ही है। तो इस तरीके से आपके प्रत्येक सेक्शन जो लूसेंट में दिए गए हैं उनको आपका कवर किया जाएगा। धन्यवाद।